बिहार के मुख्यमंत्री इसी सुशासन बाबू ने सत्ता में बैठने के साथ ही मंडी को समाप्त कर दिया। बिहार में 3 कृषि रोड मैप की शुरुआत हो चुकी है। पहले कृषि रोड मैप की शुरुआत 2008 में तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया था। क्या लगता है उससे किसानों की स्थिति में सुधार हुआ है? देखिए नीरज जी, जब तक बाबा साहेब और सरदार पटेल थे, भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित पंचवर्षीय योजना थी। फिर भारत सरकार ने उनके मरने के बाद ट्रैक चेंज कर दिया। भारत की अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्र में चली गई, मनोरंजन के क्षेत्र में चली गई, कृषि पर कोई ध्यान नहीं दिया। और बिहार में भी जो कृषि में कुछ सुधार हुआ था वो प्रथम पंचवर्षीय योजना के द्वारा ही हुआ था। तो नीतीश कुमार जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, सुशासन बाबू का तमगा जब पहने, 2008 में पहला कृषि रोड मैप लाया और 2008 में बिहार में जितनी भी 16 फ्लेक्सिबल योजना कृषि क्षेत्र में चल रही थी, उन सारे को कृषि रोड मैप में लागू कर दिया। और कृषि रोड मैप में लागू करने के बाद उसको उन्होंने जम कर लूटा। इसमें बिहार के किसानों को कोई स्पष्ट फ़ायदा नहीं हुआ। नलकूप बर्बाद ही रहे, नहर में पानी की बढ़ोतरी नहीं हुई और कुआं में भी बढ़ोतरी नहीं हुई। जो सिंचाई के साधन थे उसमें भी बढ़ोतरी प्रथम रोड मैप में नहीं हो पाई। 2008 में जो कृषि मैप लागू किया गया, उसके बाद फिर 2012 में कृषि रोड मैप लागू किया गया। उसके मुकाबले 2012 में कितना बेनिफिट हुआ किसान को या हित हुआ? दूसरा जो रोड मैप आया वो दलहन और तिलहन फसलों के लिए आया। तो दलहन और तिलहन फसलों का उत्पादक क्षेत्र बिहार में टाल दिया रहा है। सबसे ज़्यादा दलहन और तिलहन पैदा करता है। उसके बाद उत्तर बिहार के कुछ क्षेत्रों में चले जाइए, उसमें भी है। फिर आया कि मखाना को हम बढ़ोतरी देंगे और कुछ फलों पर जैसे लीची और केला के प्रसंस्करण की बात आई। तो कुछ यूनिटें खुली, लेकिन आज भी खाद्य प्रसंस्करण के मामले में बिहार फिसड्डी है। मखाना में कुछ बड़े बड़े व्यापारियों की एंट्री हुई, पैकेजिंग हुई, लेकिन मखाना के किसानों को, मखाना उपजाने वाले लोगों की अवस्था में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं आया, क्योंकि बिचौलिए बहुत एक्टिव रहे। और इन बिचौलियों पर कृषि रोड मैप में भी, दूसरे कृषि रोड मैप में भी कोई रोक नहीं लगा पाए। दलहन और तिलहन की मिलें नहीं बढ़ पाई। उससे ज़्यादा मुकाबला जितनी दलहन और तिलहन का उपज हम लोग करते हैं, तिलहन में तो मेरे पास आंकड़ा है कि दूसरे कृषि रोड मैप में यहाँ दूसरे राज्यों से आयातित सोयाबीन का, सनफ्लावर का जो रिफाइन तेल है वह आया, और बिहार के सरसों का, बिहार के रेड़ी का रिफाइन तेल बिहार में नहीं आ पाया। तो बिहार में कोई उत्पादन नहीं हो पाया। तो ये दूसरे कृषि रोड मैप भी बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन ये जनक माने गए कृषि रोड मैप के, और कृषि रोड मैप को लूट का योजना बनाए दूसरे में भी। 2017 में तीसरे कृषि रोड मैप की शुरुआत की गई। दो कृषि रोड मैप शुरुआत करने के बाद तीसरे से उनको किसानों को कितना बेनिफिट हुआ? देखिए नीरज जी, तीसरा जो कृषि रोड मैप बिहार में आया वो कृषि यंत्रों के बढ़ावा के लिए था, और जीरो टिलेज विधि से वो खेती करवाना, श्री विधि से खेती करवाना, ये तीसरे रोड मैप का अंग था। इसमें साथ साथ में इन्होंने लिया कि हम नलकूपों को दुरुस्त करेंगे, नहर में पानी का बहाव रेगुलर करेंगे। तो नहर में पानी कितना आती है, जबकि आपको जानकारी दे दें कि बिहार में 63% सिंचाई नहरों से होती है, 31% सिंचाई तालाबों से होती है, स्थानीय तालाबों से। नलकूप का हिस्सा 2% का है, कुआं का हिस्सा 1% का है। लेकिन इनके बिहार राज्य में जब ये बने थे प्रथम बार मुख्यमंत्री, तो बिहार का कोई ऐसा नलकूप नहीं, सरकारी नलकूप नहीं था जो फेल नहीं था। तीसरे रोड मैप में इन्होंने कहा कि सेलुलर विधि से, मतलब सोलर तकनीकी से हम चालू करेंगे ताकि किसानों को बिजली का बोझ भी नहीं पड़े। और इनका ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्यक्रम भी चल रहा था, उसको भी इन्होंने तीसरे कृषि रोड मैप से जोड़ दिया। मतलब यहाँ से उठाओ वहाँ लूटो, और वहाँ से उठाओ यहाँ लूटो, इनकी योजना चल रही थी। केंद्र का पैसा था बिजली वाले में, तो इसने रोड मैप में लगा दिया। नलकूप वाले में कहा कि सोलर सिस्टम से हम नलकूप चालू करेंगे। बिहार में आज भी मात्र
13 से 14% नलकूप ही चालू हो पाए कृषि रोड मैप में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तीसरे कृषि रोड मैप से किसानों को कितना फ़ायदा हुआ। रही बात यांत्रिकरण की, तो यहाँ जो बैंकों का जो रवैया है, किसानों को, आम किसान यंत्र नहीं खरीद पाते हैं, जुताई का यंत्र नहीं खरीद पाते हैं, सिंचाई का यंत्र नहीं खरीद पाते हैं, बैंकों का कोई सहयोग नहीं रहा। तो इस मामले में तीसरा कृषि रोड मैप भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। हाँ, उत्पादन बढ़ा, लेकिन किसानों को कोई राहत नहीं हुई। अभी बिहार में सुखाड़ की स्थिति थी, लेकिन किसानों ने किसी तरह अपना धान रोपण किया। कुछ प्राकृतिक वर्षा भी हुई, लेकिन उससे पहले सारे नलकूप फेल थे। इतनी सारी योजनाएं बिहार सरकार किसानों के लिए ला रही है, लेकिन किसानों को उनका कोई लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? देखिए, जितनी भी योजनाएं हैं, मैं पहले भी कह रहा हूं कि जो ज़मींदार टाइप के किसान हैं उनको लाभ मिल रहा है। मूल जो किसान हैं, जो सीमांत किसान हैं, छोटे जोत वाले जो किसान हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। और रही बात कि कृषि रोड मैप का जब भी आप लाते हैं, तो हम बार बार कह रहे थे कि जब भी आप कृषि रोड मैप लाते हैं तो बिहार में किसानों की जो समस्या है उसको देखकर ना कोई योजना बनाइएगा। कि जो लूट का योजना चल रहा है केंद्र से अभी चल रहा है 16 योजना, बिहार चला रही है 10 योजना, टोटल 26 योजना का पैसा आप कृषि रोड मैप में लूट रहे हैं। फ़ायदा किसको होगा? बिहार की मूलभूत समस्या है कि यहाँ अचानक बाढ़ आती है, नदियों में नेपाल के पानी से बाढ़ आता है। बिहार की मूलभूत समस्या है कि यहाँ असामान्य वर्षा होती है, कभी वर्षा खूब हुआ, कभी वर्षा नहीं हुआ, मौसम फेल होते जा रहा है। वो पूरे विश्व की बात हो सकती है, लेकिन बिहार में असामान्य वर्षा, ये बिहार का पहले से है। आप मुख्यमंत्री नहीं थे, सुशासन बाबू, उस वक्त भी बिहार में असामान्य वर्षा होती थी। तो आपको जल क्षेत्र बढ़ाना था, नदी जोड़ो अभियान करना था, नदियों को तालाबों से जोड़ना था, तालाबों को कुओं से जोड़ना था, कुआं की संख्या बढ़ानी थी आपको। लेकिन आपने ये तीनों कृषि रोड मैप में कोई कुछ नहीं किया। तो बिहार के किसान सुखाड़ और बाढ़ से प्रभावित होंगे, उसमें कोई ज़्यादा लाभ होना नहीं है। फिर तो जो सुखाड़ का जो लाभ मिलना है वो बिचौलियों के जरिए मिलना है, अफसर उसमें घूस लेंगे। तो अफसरों के लूट की योजना इनकी कृषि रोड मैप रही, कोई स्पष्ट फायदा बिहार के छोटे छोटे किसानों को नहीं हुआ। इन कृषि रोड मैप की शुरुआत करने के बावजूद भी बिहार के किसानों का हाल बेहाल है। तो चौथे कृषि रोड मैप की शुरुआत करने से किसानों का हाल में कितना सुधार होगा? देखिए, चौथे रोड मैप का प्रोपगंडा बिहार सरकार का जारी है, सुशासन बाबू का जारी है। चौथे कृषि रोड मैप का सब्जेक्ट है कि किसानी को आधुनिकीकरण से जोड़ेंगे, मतलब आधुनिक यंत्रों से जोड़ेंगे, उसके बाद विपणन का बढ़ावा देंगे। अब जरा ये बताइए नीरज जी कि बिहार के मुख्यमंत्री इसी सुशासन बाबू ने सत्ता में बैठने के साथ ही मंडी को समाप्त कर दिया, तो विपणन होगा कैसे? तो इनका मानना है कि विपणन पैक्स से होगा, विपणन बिस्कोमान से होगा, विपणन इफ्को से होगा। तो अभी तक पैक्स और बिस्कोमान का जो रवैया है वो बहुत खराब है। पैक्स के द्वारा कई राइस मिलरों पर केस है, कई पैक्स राइस मिलरों के साथ घोटाले में फंसे हुए हैं। तो किसके जरिए ये विपणन करेंगे? क्या जिस तरह से ही सत्ता चेंज करते रहे, कभी आरजेडी के साथ, कभी भाजपा के साथ, तो फिर सत्ता चेंज करने का जो इनका फॉर्मूला था, क्या ये फिर बाजार समिति को चालू करवाएंगे, मंडी को चालू करवाएंगे, तब ना विपणन बढ़ाएंगे? तो मंडी चालू नहीं करवा के विपणन अगर बिस्कोमान और पैक्स से कीजिएगा तो वो लूट की योजना होगी। आप कोई लाभ नहीं दे पाइएगा बिहार के किसानों को, बिहार के किसानों का आय नहीं बढ़ पाएगा। दूसरा कि आप कहते हैं कि आधुनिकीकरण करेंगे, कृषि का आधुनिकीकरण करेंगे। क्या आधुनिकीकरण कीजिएगा? खाद्य प्रसंस्करण यूनिट आपके यहाँ लगा नहीं, कृषि यंत्रों में के खरीद में बैंक किसानों को सहयोग करता नहीं। मूलभूत समस्या है कि यहाँ पर आप समझ लीजिए, यह बात, यह आंकड़ा है, सरकार का आंकड़ा है कि बिहार में 8.6% आबादी पूरे भारत की रहती है, यानी पूरे भारत का लगभग 9% आबादी बिहार में है, और कृषि क्षेत्र मात्र 4% है। उस 4% में बिहार के 76% लोग निर्भर हैं। अगर पलायन को छोड़ दें तब, यह मान लें कि सुशासन बाबू के राज में पलायन बंद हो गया, तो 76% आबादी है। उस 76% आबादी में जब आप मुख्यमंत्री बने थे तो बिहार का सकल घरेलू उत्पाद
4 था कृषि का, अब बढ़ के 12% आया। हम बार बार कहते हैं कि जब कृषि सुधरेगी तो जीडीपी बढ़ेगी, लेकिन कृषि सुधरी नहीं तो 3 कृषि रोड मैप का नतीजा है कि 4 से 12% पर आप आए हैं। आपको आना चाहिए था 20% पर। सकल घरेलू उत्पाद में 20% की भागीदारी होनी चाहिए थे। दूसरा, इनका ठगी समझिए, जब ये पहला बार मुख्यमंत्री बने 6% कृषि में पूरे बजट का 6% करते थे। जब पहला कृषि रोड मैप लाए उसमें भी बजट का आंकड़ा नहीं बढ़ा, 6% ही आप कृषि में खर्च कर रहे थे, पैसा बढ़ गया। जब आप दूसरा कृषि रोड मैप लाए तब 6% ही आपका कृषि बजट है, तीसरा रोड मैप में 6% कृषि बजट है। तो आप इस कृषि बजट को 6% से बढ़ाकर 8% भी कर दीजिए, तब ना किसानों को फायदा होगा, किसानों की आय दुगनी होगी। आप बैंकों को कहिए कि केसीसी उन बटाईदारों को भी दो जो बड़े किसानों का खेत जोतते हैं। आप एक स्पष्ट कानून नहीं बना पाए इस संबंध में, तो किसानों को चौथे कृषि रोड मैप से भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। चौथे कृषि रोड मैप से किसानों को फायदा तभी होगा जब ये अपने ही शासन प्रशासन द्वारा बंद किए हुए बाजार समिति और मंडी को ये चालू करवाएंगे। बिहार सरकार जो चौथी कृषि रोड मैप शुरुआत करने जा रही है, तो ये चुनावी मुद्दा तो नहीं है क्या? बिहार के किसान फिर से ठगे जाएंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार या बार बार? देखिए, ये वास्तव में चुनावी मुद्दा है। आप इसको एक घटनाक्रम से देखिए कि केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल लाती है, उसको बड़ा अच्छा नाम देती है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम। दूसरी तरफ जैसे ही महिला आरक्षण आता है, यहाँ पर जातीय सर्वे का रिजल्ट जारी होता है और आप देखिए कि कैसे लोग ठगे जाते हैं, किसान बहुजन कैसे ठगे जाते हैं। सो देखिए, ये शाम को जातीय सर्वे का रिपोर्ट लागू होता है और दूसरे ही दिन 10% EWS का आरक्षण केंद्र राज्य सरकार दे देती है, सुशासन बाबू दे देती है, ताकि कि विरोध कम हो जाए। तो कृषि रोड मैप से बिहार के सुशासन बाबू जानते हैं कि स्वर्ण समाज और उच्च जातियों को ज़्यादा फायदा है लूट में, क्योंकि ज़मीन उन्हीं के पास है। 2% आबादी वालों को बिहार में 36% भूमि है, तो स्वाभाविक है कि कृषि का जो भी योजना बनेगा सबसे ज़्यादा लाभ उन्हीं को होगा। तो उनके विरोध को शांत करने के लिए, जातीय जनगणना से विरोध को शांत करने के लिए, महिला आरक्षण से भाजपा को लाभ नहीं मिल जाए, इसके चलते इन्होंने चौथा कृषि रोड मैप का प्रोपगंडा दिया। इससे कुछ होना जाना नहीं है। ये विशुद्ध रूप से चुनावी मुद्दा है और बिहार के किसान बरसों से ठगे जा रहे हैं। सुशासन बाबू जैसा किसान के बेटा से भी ठगे गए, लालू यादव से भी ठगे गए, इसलिए ये बार बार ठगे जाएंगे। जब तक बिहार का किसान आंदोलन पर नहीं उतरेगा, बिहार का किसान अपनी जर जमीन को बेटी के समान ना समझ के उसके इज्जत की रखवाली के लिए नहीं उतरेगा, जब तक बिहार का किसान इसको अपने पीढ़ी दर पीढ़ी आय का साधन नहीं समझकर आंदोलन नहीं करेगा, तब तक बिहार के किसानों को देखने वाला कोई नहीं है। और नया पीढ़ी जो किसान का बेटा अगर बिहार के संसद में पहुंचता, बिहार से संसद में पहुंचता है, विधायिका में पहुंचता है, तभी वह किसानों को सही मायने में देख पाएगा। किसी बंदूकधारी से, किसी जात के दबंग से को विधायक बना देने से किसानों का भला बिहार में नहीं होने वाला। बिहार से जो सांसद और विधायक चुनकर लोकसभा और विधानसभा में जाते हैं, वो किसान के मुद्दों को नहीं उठाते हैं। देखिए, बिहार में जो 3 बड़े दल हैं, जदयू, राजद और भाजपा, इनके विधायकों की आप पृष्ठभूमि जान लीजिए। भाजपा से तमाम व्यापारी वर्ग हैं, कुछ जात के दबंग हैं, कुछ को किसी को किसानी से लेना देना नहीं है, सब बड़े बड़े व्यापारियों के हैं, कानूनविद हैं, सब बिजनेस चलाने वाले हैं। आप आरजेडी में दबंगता है, जातीय दबंग लोग आरजेडी के ज़्यादातर विधायक हैं, कुछ बिस्कोमान घोटाले वाले विधायक हैं। और जब जदयू के विधायकों की पृष्ठभूमि जानिएगा तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि कोऑपरेटिव घोटालाबाज, जो कि सहकारी बैंकों का घोटालाबाज होता है, जिससे कि किसानों को लाभ होना है उस सहकारी क्षेत्र से, उसके घोटालेबाज इनके ज़्यादातर विधायक हैं। बिस्कोमान के पैक्स के घोटालेबाज राइस मिलर इनके विधायक हैं। और दूसरा ये भी
सामाजिक न्याय के नाम पर जाति के दबंग लोगों को विधायक बनाते हैं। तो जब घोटालेबाज विधायक हो गए, एक आईएएस अफसर जब सांसद और विधायक होगा, एक व्यवसायी जब सांसद और विधायक होगा, तो किसान का मुद्दा ये लोग काहे ला उठाएगा। अभी लोकसभा चुनाव आने वाला है 2024 में, तो आप बिहार के किसानों को क्या कहना चाहते हैं? मैं बिहार के किसानों को कहना चाहता हूं कि इस लोकसभा चुनाव में किसी की जातीय पृष्ठभूमि मत देखिए, वह देखिए कि वह किसान का बेटा है कि नहीं है, और किसान का बेटा है तो पैसा, दारू या अन्य प्रलोभन से बिना प्रभावित होते हुए किसान के बेटे को सांसद बनाने का काम कीजिए, आपका भला होगा। अभी हमारे साथ थे जनतांत्रिक लोकहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सत्यप्रकाश नारायण जी। बिहार में जो सरकार जो चौथी कृषि रोड मैप शुरुआत करने जा रही है, उस पर चर्चा कर रहे थे। नीरज कुमार, राइजिंग बिहार।